अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों के हवाले से है। हम सब अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर कभी कभी मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि सोचते हैं कि वक्ती उनकी तकलीफ़ है उसको बचाने की खातिर जो है हम उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर देते हैं। मैं रेफ़र कर रही हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स को जिसके साथ बच्चे पैदा होते हैं या उनको हो जाती है, जिसको कि ऑपरेशन या सर्जरी की करेक्शन की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन हम ये सोचते हैं हाय बच्चे को एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, छोटी सी जान है, इतनी तकलीफ होगी, हम सर्जरी के पास नहीं लेकर जाते, सर्जन के पास नहीं लेकर जाते। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बच्चा जो है वो बिगड़ता चला जाता है, वो बीमारी भी बिगड़ती चली जाती है और फिर वो उसको उस प्रॉब्लम के साथ पूरी ज़िंदगी रहना पड़ता है और वो डिसेबिलिटी, डिफॉर्मिटी, लो सेल्फ एस्टीम, इस सब का शिकार होने लगता है। तो आज हमने इन्वाइट किया है अपने प्रोग्राम में पीडियाट्रिक सर्जन को। हमारे साथ हैं डॉक्टर फरहान अंसारी, पीडियाट्रिक सर्जन है, बहुत सारे ममालिक में जो है वो काम कर चुके हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से स्पेशलाइजेशन भी की है आफ्टर हिज फुल जनरल सर्जरी इन पीडियाट्रिक सर्जरी। और ख़ास बात यह है कि इनको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने, जो किंग अब्दुल्ला थे, उन्होंने खुद से एक प्राइज़ से भी नवाजा था, एक अवार्ड से नवाजा था और इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्जरीज की थी बच्चों की इन दी एंटायर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। हम बहुत मशकूर हैं इनके कि इन्होंने आज टाइम निकाला और हमारे पास आए। और आज हम बात करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है वो कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, एग्जामिन करना है, देखना है, और अगर उसको सर्जरी की ज़रूरत हो तो फिर सही जगह से उसकी सर्जरी करानी है। तो शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर फरहान? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर शो। सबसे पहला सवाल तो ये है कि देखिए हमारे यहाँ सुन्नत रसूल भी है, जब लड़का पैदा होता है तो उसकी खतना या सुनते की जाती हैं, लेकिन सुनतों से पहले कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि पेशाब की फ्लो ठीक है नहीं है, जिसे हम हाइपोस्पीडियस कहते हैं। थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें कि एक तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो देखना ज़रूरी है सुनतों से पहले, फिर जब हम कराते हैं ये खतना तो क्यों ज़रूरी है कि हम एक क्वालिफाइड अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन से कराएं और एक नीट हॉस्पिटल सेटिंग में कराएं, और जब हम नहीं कराते तो वो क्या कुछ है जो हो सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। देखिए, जब बच्चा सुनते हैं या ख़तने करवाने आता है तो उसी ओकेजन पे मैं बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले ये कि इसका जो यूरिन का होल है वो अपनी सही जगह पे, अपने सही मकाम पे है या नहीं है, और उसकी सही जगह जो है वो टिप पे होती है। अगर ये टिप से नीचे हो या टिप से नीचे कहीं भी मतलब उसकी सिवेरिटी के लिहाज से कहीं भी नीचे हो सकता है, और अगर इस तरह की चीज़ हो तो उसको कहते हैं हाइपोस्पेडियस। और इस तरह की सूरत में ये ख़तने जो हैं सर्कमसिजन नहीं करवाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हाइपोस्पेडियस की करेक्शन के लिए इसी जिल्द की ज़रूरत होती है, और ये जो एक्स्ट्रा स्किन होती है वो ऑपरेशन में काम आती है। तो माँ को कैसे पता चले कि बच्चे का ये है? उसकी धार में फ़र्क होगा, क्या फ़र्क है? उसकी धार में फ़र्क होगा। धार जो है वो वैसे तो नॉर्मली बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, लेकिन इस किस्म के बच्चों में ये धार जो है नीचे से जूतों की तरफ, यानी पैरों की तरफ, फर्श की तरफ चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ हो, डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद फिर डॉक्टर उनको एग्जामिन करेंगे और आप उनको बताएंगे कि ये इस तरह का ऑपरेशन जो है तकरीबन आपको कोई 1.5 साल की उम्र में करवाना चाहिए, यानी स्कूल गोइंग एज से पहले ये सारी चीज़ें करेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है। और जब हम सुनतों की बात करते हैं या ख़तने की, तो क्यों ज़रूरी है कि एक अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन से कराएं? क्या इन्फेक्शन का डर और बाकी जो ख़राब हो जाता है उसमें जो डैमेज है उसका भी बताइए। देखिए, बहुत से लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमारे ज़माने में तो एक नाई कर देता था ये, तो लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अब ज़माना आगे हो गया है, और जो देखें जो जिसका काम हो, जो जिसमें महारत रखता हो उससे करवाएं। वो ठीक है, नाई करते थे कि इसलिए कि वहाँ पे उस ज़माने में क्वालिफाइड लोग नहीं थे। अब क्वालिफाइड लोग हैं, और उसमें कोशिश ये करें कि कोई पीडियाट्रिक सर्जन से करवाएं। वो साफ़ सुथराई से करेगा, उसको पता होगा कि किस तरह से करना है, कितनी स्किन लेनी है, कितनी छोड़नी है, और जो साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में जिस तरह के रिज़ल्ट निकलते हैं वो ज़ाहिर है लोग अपने घरों पे वो बुला के करते हैं, वो नहीं होता। जब नाई से कराते थे तो क्या आप बताइए ना, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी हो गया या ये एड्स हो गया, ये किस तरह लग सकता है? या फिर जब ये लोग ब्लीडिंग प्रोफाइल वगैरह नहीं कराते, पहले टेस्ट नहीं कराते, तो नहीं पता कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही, बच्चे की डेथ भी हो जाती है। और आप जैसे मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी, मतलब 5 साल से कम बच्चों में सबसे ज़्यादा अमवात पाकिस्तान में होती है, तो क्या इसकी यही वजूहत है? अच्छा, देखिए बहुत से फैमिलीज़ हैं जिनमें हीमोफीलिया या दूसरी
दूसरी अमराज जो हैं उनमें होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, या बाज़ बच्चे जो कि जिनको जॉन्डिस होता है उनके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये सब बातें हम सर्कमसिजन करने से पहले मालूम करते हैं और इससे मुताल्लिका टेस्ट भी करवाते हैं। तो अगर ये सारी बातें नाइयों को पता होती हैं तो फिर शायद सर्जन्स की ज़रूरत ना होती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी होती है ना, अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब कि जो टेस्टिस है वो ऊपर रह जाता है बजाय के बच्चे के नीचे स्क्रोटम के अंदर आए। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, ये भी बताएं कि माँ को कैसे पता चले कि वो स्क्रोटम में है कि नहीं है, और उसके लिए क्या इलाज है? देखिए, ये टेस्टिस जो हैं ये जब डेवलप हो रहे होते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो ये टेस्टिस जो हैं किडनी के पास होते हैं, और पैदाइश से कुछ यानी अरसा पहले ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाते हैं, और नीचे आके ये जो पेट का निचला हिस्सा है जिसको ग्रोइन कहते हैं, यहाँ पे एक टनल होती है, इसमें से गुजर के वो नीचे उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ये नॉर्मली पाए जाते हैं। ठीक है। होना तो ये चाहिए कि जब बच्चा किसी अच्छे अस्पताल में पैदा हो तो एक न्यूरोटोलॉजिस्ट आके इनको चेक करे और बताए कि जी आपके बच्चे का हर चीज़ जो है वो नॉर्मल है। अगर किसी वजह से ये मिस हो जाए तो माँ खुद बच्चे को नहलाते हुए ये चेक कर सकती हैं कि टेस्टिस अपनी जगह पे है कि नहीं है। तो वो उसको चेक करने का क्या तरीका है? वो देखती है कि बैग में दोनों में हो और फिर खास के बताए या कुछ इस तरह से? खांसने पर शायद खांस नहीं पाएगा इतना छोटा बच्चा, लेकिन ये कि वो फील कर सकती हैं कि दोनों में हो। जी। और इसके नीचे होने की इम्पोर्टेंस क्या है, वो ये कि देखें जो दर्जा हरारत नीचे होता है वो कूल टेम्परेचर होता है। ठीक है। जितना जिस्म के साथ होगा वो हाई टेम्परेचर होगा, यानी गर्म दर्जा हरारत होगा। उसका एक मनफी असर ये होता है कि जो स्पर्म फैक्ट्री है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, और वो बचपन में ही हो जाती है। जी, बचपन में डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। और दूसरा जो ज़्यादा दर्जा हरारत का जो मनफी असर होता है वो ये कि ये कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने क्योंकि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में काम किया है, इंग्लैंड में काम किया है, तो वहाँ पे ये 10 महीने की एज में हम लोग कर देते थे। अच्छा। यही चीज़ अगर यूनाइटेड स्टेट्स में हो तो ये 6 महीने की उम्र में करते हैं। तो यहाँ पे लोग अक्सर उनको बाज़ डॉक्टर उनको बताते हैं कि 3-4 साल तक आप छोड़ दें, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर ये 10-11 महीने तक नीचे ना आए तो इसकी सर्जरी करना लाजमी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि भाई दोनों में से एक नहीं आया हुआ है, एक आया हुआ है, तो आप सर्जरी करा दें। इससे पहले कि देखिए हमारे पास कितने केसेस आते हैं कि बाद में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वो औरतों को जो है ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं और पता चलता है कि आदमी की ही स्पर्म काउंट जो है वो कम है, और प्रॉब्लली उसका यही रीज़न है कि बचपन में उन्होंने ये नहीं किया, नहीं करवाया। अच्छा, इसमें एक ऐसी भी किस्म होती है कि जो पे ये अपनी जो डिसेंट है, नीचे आने का जो सफ़र है, उनका रुक के ये पेट के अंदर होते हैं। अच्छा। तो उन केसेस में फिर मैं लेप्रोस्कोप यानी जो की होल सर्जरी है उसके ज़रिए इनको मैं नीचे लाता हूँ, कैमरे के जरिए, ताकि उसमें फिर ज़्यादा कोई चीर फाड़ भी नहीं शामिल होती। इसमें थोड़ा सा हर्नियास की भी बात करती है, ये जो चीज़ें आपकी जहाँ होनी चाहिए वहाँ से बाहर निकल आएँ। अब चाहे वो अम्बिलिकल हर्निया हो कि भाई आपकी नाफ में से निकल रही है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चे पैदा होते हैं कोई ना कोई चीज़ बाहर निकली होती है और उन्हें नहीं पता होता। जी देखिए, 2 किस्म के हर्नियाज बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। एक तो है इन्ग्वाइनल हर्निया। इन्ग्वाइनल हर्निया पेट के निचले हिस्से में होता है, और अम्बिलिकल हर्निया जो है ये नाफ या बेली बटन जो जिसको कहा जाता है इसमें होता है। ये नाफ या बेली बटन का हर्निया जो है ये ज़्यादातर केसेस में ख़ुद ब खुद 18 महीने या 1.5 साल की उम्र में ख़ुद ब खुद बंद हो जाता है। अच्छा। लेकिन इन्ग्वाइनल हर्निया देखा गया कि ये बंद नहीं होता, और इसमें जो खदशा या इसमें जो वो होता है ख़तरा, वो ये होता है कि इसमें कोई इंटेस्टाइन का कोई लूप, इंटेस्टाइन यानी आंतों का कोई हिस्सा बाहर आ जाए। ये हर्निया होता ही यही है कि यहाँ पे से बाहर आ गए। बल्कि मुझसे एक दफ़ा पूछा गया कि आप इसको एक डिस्क्राइब करें कि बहुत ही आसान अल्फाज में, तो मैंने कहा कि देखें यहाँ पे एक टनल होती है जिसका एक दरवाज़ा अंदर की तरफ होता है और एक दरवाज़ा बाहर की तरफ होता है। तो ये ऐसा समझें कि दरवाज़ा जो है बंद होना, मतलब किसी ने बंद करना भूल गया, तो क्योंकि दरवाज़ा खुला रह गया, इसी खुले दरवाजे से आंत आती और जाती रहती है। तो उसमें जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो ऑस्ट्रेलिया में तो ये इनका वो रूल है कि जैसे ही बच्चा 2 किलो का हो या 1.8 किलो का हो, उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। यहाँ पे अक्सर लोग माँ बाप को बताते हैं कि ये खुद ब खुद 3-4-5 साल में बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, और ये एक रिस्क है जिससे आंतें जो हैं जाके फंस सकती हैं और फिर वो एक इमरजेंसी हो सकती है। जी, एक सिंपल ऑपरेशन एक इमरजेंसी ऑपरेशन बन जाता है।
बिल्कुल, तो ये है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे की कोई भी आंतें किसी भी हिस्से से, चाहे नाफ से चाहे साइडों से बाहर की तरफ आ रही हैं, या तो वो बाहर की तरफ रहती हैं या फिर खांसने या रोने या स्ट्रेन करने पे जब वो उसको पेशाब या पखाना आता है तब वो बाहर निकल आती है, तो आपने फ़ौरन ऑपरेशन कराना है। जब हम इन सब की बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों को कब्ज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और फिर कहा जाता है कि भाई हर्षप्रंग्स है नहीं है, तो क्यों एक तो रहता है ये कब्ज़, और दूसरा इसको भी कैसे जज करना है शुरू के दिनों में, और फिर ऑपरेशन कब किन बच्चों के लिए कराना है? जी अच्छा, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, और मैं इस्लामाबाद में क्योंकि काम करता हूँ, इस्लामाबाद के ज़्यादातर बच्चे मेरे पास इसी चीज़ के लिए आते हैं। और सबसे पहला सवाल जो मैं माँ बाप से करता हूँ वो ये है कि क्या ये बच्चा पैदाइश के 24 या 48 घंटे के बाद क्या इसने अपना नॉर्मल एक स्टूल पास किया, जो कि यानी ब्लैक से कलर का स्टूल होता है, मेकोनियम कहते हैं उसे। अगर तो इसने ये पास किया तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बीमारी जो जहन में आती है वो उसका नाम है हर्षप्रंग्स डिजीज़। और हर्षप्रंग डिजीज़ क्या है, आप ये समझें कि जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं और इस जगह पे जगह जगह बिजली की तारें जा रही हैं, इसी तरह जिस्म में बिजली की तारें जो हैं वो नर्व्स होती हैं, और इसी तरह से नर्व जो हैं जिस्म के और आंतों के आखिरी हिस्से तक जाती हैं, और नर्व सेल्स जिनको इस बीमारी के हवाले से एक सेल होता है जिसको गैंग्लियन सेल कहते हैं। गैंग्लियन सेल्स जो हैं अगर हर जगह नहीं पहुँचे तो ये एक यानी तशवीश की बात है। ठीक। और उसमें फिर हमें पर हर्षप्रंग डिजीज़ से मुतल्लिका टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है। ये कॉन्स्टिपेशन जो है इसमें ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है कि या हर्षप्रंग डिजीज़ है या नहीं है, इसमें 40 शेड्स ऑफ ग्रे भी बीच में शामिल हैं। जी, तो उसमें हर केस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये आप किसी क्वालिफाइड पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाएँ और वो आपको पूरी आपकी हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि लेकिन हर्षप्रंग्स अगर किसी को है, मतलब उसको सेंसेशन ही नहीं है कि वो किस तरह से रिलीज़ करे अपना जो बड़ा पेशाब है, और इसकी वजह तो फिर वो ऑपरेशन से सही हो जाता है बच्चा? जी, ऑपरेशन से सही हो जाता है, बिल्कुल ऑपरेशन सही हो जाता है, लेकिन सबसे पहले तो इसकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है वो है कि नहीं। अच्छा, अगर नहीं है फॉर इंस्टेंस, तो हम क्या ऐसी अपनी डाइट के अंदर, बच्चे की डाइट के अंदर चेंजेस लेकर आए, या क्या करें कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ना हो? देखिए, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले जो एक इसमें करते हैं कि डिसइम्पैक्शन, सबसे पहले कि जो डिसइम्पैक्शन करें, और उसमें होता है कि जिन लोगों को कब्ज़ ज़्यादा रहती है उनका जो रेक्टम या आंत का सबसे निचला हिस्सा, उसका साइज़ जो है वो कदरे बड़ा हो जाता है। तो जब तक वो पूरा फिल नहीं हो जाता उनको वो अर्ज नहीं होती उनको कि वो बाथरूम जाएं। वो एक कॉलर है डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं, कहाँ से? इशरत बोल रही। जी बताइए। जी बताइए इशरत। जी, डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरा बेटा है 12 साल का, उसके खतने करवाए थे 6 माह में, और उसका मांस 1 इंच से भी कम है और उसका बाहर नहीं रहा, तो ये बड़ा मसला हुआ है। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर, ये जी जो इन्होंने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया, और ये बहुत लोगों को ये सवाल होता है। देखिए, बाज़ बच्चे ज़रा चबी हेल्दी होते हैं, जो चबी बच्चे होते हैं उसमें जो सर्कमसिशन एरिया होता है वो फैट में छुप जाता है, तो वो बेरिड पीनस होता है, उसमें हर एक में कोई ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं। ये 12-13 साल की उम्र में साइड का जो फैट है वो खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो मेरे पास ये बहुत सारे माँ बाप इस तरह से आते हैं परेशानी में, और मैं सिर्फ उनको बताता हूँ कि अगर फर्ज करें कि आप इस साइड पे फिंगर्स इनको फैट को प्रेस करें तो उसका एक्चुअल साइज़ जो है वो नज़र आ जाता है, और इसमें बच्चे किसी किस्म की कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है, ये खुद ब खुद जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली बेबी फैट है, बेबी फैट है, और वो खुद ब खुद किस उम्र तक, 14 साल की उम्र तक छट जाएगा? 12-13 साल की उम्र में खुद ब खुद छट जाएगा, छटना शुरू हो जाएगा। जी, और दूसरा ये कि बच्चे को थोड़ा सा जो है ना वो वेट लॉस भी, मैं समझता हूँ कि जाहिर है वो मोटे बच्चे किसको पसंद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ ये भी होता है। सिर्फ मेरे ख्याल है हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चा मोटा हो, बाहर तो कहते हैं मैं सिंगापुर में भी काम कर चुका हूँ, और वहाँ पे चाइनीज़ लोगों को भी वो चबी बच्चे बहुत पसंद हैं, गोल मटोल। जी हाँ, लेकिन गोल मटोल नहीं होना चाहिए, उसके साथ चाइल्डहुड ओबेसिटी के कितने सारे और इश्यूज हैं।
अच्छा, अब हम जब ये बात कर ही रहे थे, हमने कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तो बात करी, तो फिर आते हैं जैसे फीडिंग डिफिकल्टीज, और बहुत ज़्यादा बच्चों को ये क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है कि उनका होंठ जो है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है या ऊपर वो जुड़ा हुआ है, या टंग टाई है, ज़बान जो है वो जुड़ी हुई है, जिससे वो खा नहीं सकते, निगल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो इसको कितनी जल्दी करा लेना चाहिए? देखिए, इसका जो है ज़ाहिर है कि बच्चे का एक वज़न होना चाहिए, और ये जैसे एक क्लेफ्ट लिप यानी तालू का और क्लेफ्ट लिप होंठ का इसके अंदर जो सुराख होना चाहिए, इससे ज़ाहिर है कि फीडिंग की बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और सारा कुछ। तो आजकल इस तरह के फीडर्स निकल आए हैं, और उसकी ऐसी फीडर की निपल है जो कि इनको यानी वक्ती तौर पे इनको फीड करा सकते हैं आप। जब इनका वज़न तकरीबन कोई 6-7 किलो का हो जाता है, वो बिल्कुल सही वक्त है इनको करवाने का, ठीक है। और इनको कोई जल्दी नहीं है, सिवाय इसके कि इनको एक ख़ास तरीके से बिठा के 45 डिग्रीज के ऊपर इनको फीड करवाया जाता है, ठीक है। तो उससे इनका वेट और उनकी सेहत इस काबिल हो जाती है कि ऑपरेशन से गुजर सकें। तो मतलब 6-7 किलो के वो हो जाए तो करा लेना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे माँ बाप नहीं कराते, बाद में बच्चा ना स्पीच डेवलप करता है, ना बोल पाता है, फिर इतना लो सेल्फ एस्टीम होता है उसको, क्योंकि वो अच्छा दिख नहीं रहा होता। तो उनको प्लीज़ आप ये गाइड कीजिए कि वो फिर करा लिया करें। जी बिल्कुल, करा लिया करें। और दूसरा ये कि एनेस्थीसिया से प्लीज़ ना डरें। अच्छा। लोगों को बहुत से खलफशार होते हैं, उनको डर होता है कि एनेस्थीसिया से, देखिए अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ऑपरेशन से डर नहीं लगता, हमें एनेस्थीसिया से डर लगता है। और मैंने उनको बताया कि भाई मैं 7-8 मुल्कों में काम कर चुका हूँ, और सारे दुनिया के लोग यही मुझसे कहते हैं, और मैं हर एक को यही जवाब देता हूँ कि देखें आजकल का जो एनेस्थीसिया है उस तरह का नहीं जो 20-25 साल पहले होता था, कि सुबह एनेस्थीसिया दिया, 8:30 बजे रात को जाके होश आया, आधे लोगों को पहचान रहा है, आधे लोगों को पहचान रहा है, ऐसा नहीं है। आजकल बड़े बड़े ऑपरेशंस के बाद घंटे डेढ़ के बाद बच्चा मुकम्मल तौर पे होश में होगा। उसके बाद हम उसको खाना पिलाना, थोड़ी बहुत कुछ पिलाना शुरू कर देंगे, और रात तक जो है उसको कुछ सेमी सॉलिड डाइट भी देना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो बेसिकली डरना नहीं है आपने एनेस्थीसिया से, और ऑपरेशन करा लेना है, क्योंकि उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचने के लिए बहुत बेहतर है कि टाइम पे, वक्त पे हम जो है उसको फिक्स कर दें बच्चे के अंदर, ताकि उसकी ग्रोथ भी नॉर्मल रह सके। इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा, जो बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई मसाइल होते हैं, जैसे आपने पहले बोला हर्नियाज हो सकते हैं, उस तरह बैक के अंदर मसले हो सकते हैं। उसी तरह से कई बच्चे निगल नहीं पा रहे होते, उन्हें इसोफेगस, जो नाली है उसके मसले होते हैं, तो उसको डिस्क्राइब कीजिए कि उनको कितना जल्दी हम डिटेक्ट करें, और क्या सिम्टम्स हैं उसके, और क्या टेस्ट है, और फिर क्या सर्जरी। अच्छा देखिए, जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो पूरी एक उसका वो है लिस्ट है, और एक बर्थ डिफेक्ट होता है जिसको कहते हैं ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला, मतलब ये कि जो खाने की नाली ये मुकम्मल तौर पे बनी नहीं होती, और खाने की नाली जो है वो उसकी एक कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन होती है सांस की नाली के साथ। अब आप ये सोचेंगे एक खाने की नाली और उसमें आप कुछ डालें और वो फिर सांस की नाली में चला जाए, तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं है। तो इसमें हम सर्जरी करते हैं बच्चा जब सिर्फ 1 दिन का होता है। अच्छा। जी, और तो वो पता कैसे चलता है? अच्छा, पता ऐसे चलता है कि जो बच्चा पैदा हुआ उसके बहुत सारा थूक निकले आ रहा है, और उसके जब आप एक्सरे करवाएं, चेस्ट का एक्सरे करवाएं, तो उसमें एक शेडो आ जाता है। अच्छा। उसके बाद आप एक ट्यूब डालते हैं जो कि स्टमक ट्यूब होती है, आप अपनी तरफ से तो स्टमक में डाल रहे हैं, लेकिन वो आगे जा ही नहीं रही, क्योंकि आगे वो जो खाने की नाली वो बनी हुई नहीं है, तो वो बजाय जाने के वो खुद ही कर्ल हो जाती है उसके अंदर। अच्छा। जी, वो उसमें कर्ल हो जाती है, और उसमें पता चल जाता है कि इसको ये है, और उसमें फिर आप ये सोचें कि 1 दिन के बच्चा या बच्ची में हमें चेस्ट खोल के उनको ज्वाइन करना पड़ता है। और ये कितने दिन की रिकवरी होती है? अगर 1 दिन के बच्चे में आप सर्जरी करते हैं तो कितने दिन में बच्चा ठीक हो जाता है? अच्छा देखिए, ऐसा है कि इसमें 7 से 10 दिन लगते हैं। अच्छा। जाहिर है कि चेस्ट सर्जरी है, थोरेसिक सर्जरी है, इसमें बहुत डेलिकेट ऑपरेशन है ये, और उसमें बच्चे को हमें तकरीबन कोई 5-6 दिन तक वेंटिलेटर के ऊपर भी रखना पड़ता है हमें, ताकि चीज़ें जो हैं जो हमने जोड़ी हैं और जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो अच्छी तरह से हील कर जाएं। अच्छा, जब आप चेस्ट सर्जरी की बात कर रहे हैं तो आपने एक और चीज़ का भी जिक्र किया था कि किस तरह से डायफ्राम, जो हमारी ये जो हड्डी होती है यहाँ पे, वो एक होता ही नहीं है, और फिर सारी आंतें एक तरफ आ जाती हैं डायफ्राम की, तो वो दिखने में बच्चा कैसा लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ ये भी तो होता है ना, गाँव देहातों में इस तरह का कोई बच्चा पैदा हो तो कहते हैं नहीं ये तो भाई पोजेस्ड है, जिन है, और फिर उसको वहीं अबैंडन कर देते हैं। तो आप बताइए कि किस तरह से इन बच्चों को सेव किया जा सकता है अगर सही टाइम पे इनकी सर्जरी कर दी जाए? जी देखिए, ये जो सांस का एक मसल होता है, जैसे आपके जो लंग्स हैं यानी
फेफड़े, इसके नीचे एक सांस का एक मसल होता है, और जब आप सांस लेते हैं तो ये ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे। बाज़ बच्चे पैदा होते हैं कि उनका एक साइड का जो मसल है जो सांस का, वो बना ही नहीं होता या कम बना हुआ होता है, उसमें एक अच्छा खासा बड़ा एक होल शगाफ होता है। अच्छा। उसका नतीजा ये होता है कि यानी जब बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट में, तो सारी आंतें जो हैं वो चेस्ट में एक तरफ चली जाती हैं, और जिसके नतीजे में जो उस साइड का लंग ठीक से बन ही नहीं पाता। ठीक है जी, 9 महीने तक ठीक से बन ही नहीं पाता। बच्चा पैदा हुआ, उसका पेट जो है वो जाए थोड़ा सा गोल होने के, बिल्कुल फ्लैट सा पेट है। वो फ्लैट इसलिए कि सारी आंतें तो यहाँ हैं ही नहीं, आंतें तो सारी छाती में हैं, और जब वो सांस लेता है तो मुश्किल से सांस ले पा रहा है, तो वो लोग भागे भागे जाके उसका एक्सरे करवाते हैं, तो पता चलता है कि सारी आंतें तो यहाँ पे हैं। तो इसको आपको मतलब ऑपरेट करके इसको मतलब करवाना पड़ता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, हम तो चलो मेडिकल साइंस में तो आप गर्ल्स स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन जैसे देहातों में पैदा होता है तो उनको क्या देखना होता है कि बच्चा रोया है कि नहीं, बच्चे की रंगत जो है वो नीली है या मतलब क्या है, रेड है या नहीं है। तो ये थोड़े से आप पॉइंट्स बता देंगे, आप गर्ल्स स्कोर के बेसिकली बता दें, ताकि जो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है यानी 1 मिनट के अंदर क्या कुछ करता है। ठीक है जी, कि सही तरह से रोया कि नहीं रोया, उसके होंठ जो हैं वो पिंक हैं या ब्लू हैं, नीले हो गए हैं। अच्छा, और आप उसकी जो छाती देखें वो बहुत यानी एफर्ट करके बहुत ज़ोर लगा के सांस ले रहा है या आराम से सांस ले रहा है। ठीक है। और पेट बहुत ज़्यादा उसका फ्लैट तो नहीं है कहीं पे। ठीक है। और नाखून जो हैं वो किस कलर के हैं, और जो उसके रोने की आवाज़ है, बस हल्के से रोने की आवाज़ है या बाकायदा रोने की आवाज़ है? जी, तो ये नॉर्मल है कि उसको रोना भी चाहिए, और जैसे आपने कहा कि पहले 24 घंटे में उसको पास भी होना चाहिए, स्टूल भी काला सा स्टूल होना चाहिए, यूरिन की उसकी धार जो है वो अगर लड़का है तो उस तरफ जाना चाहिए। इसमें जब हम आते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा बोलबाला भी था, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि उनके जो जिनसी पुर्जे हैं उनमें दोनों शामिल होते हैं, कुछ मर्द और कुछ औरत। हमारे यहाँ उसे ख्वाजा सरा वगैरह कहकर जो है आउटराइटली रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा आप ये लोगों को बताइए कि अगर किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो ही जाता है तो क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए कि वो उसको किसी सही राह रास्त पे रख सके, ताकि ना वो मेंटली, ना वो फिजिकली, ना वो सोशली आउटकास्ट हो। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और नहायत अफसोस की बात है कि इस तरह के बच्चों को कोई छोड़ दे या अबैंडन कर दे। नहायत अफसोस की बात है। बिल्कुल, ये इनका बहुत कुछ हो सकता है, और सबसे पहली बात कि इनकी बीमारी और इनकी जो नौइयत है इसकी भी आगे 2-3 किस्में हैं ना जी। ये डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, इसमें इनकी तशख़ीस सही तौर पे की जाए। ठीक है। कि इसमें क्रोमोसोम, देखिए क्रोमोसोम्स के हैं 23 क्रोमोसोम्स के एक सेट होता है, यानी 46 क्रोमोसोम्स, और उसमें आपका जो एक कॉलर ले लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्ताफ बात कर रहा हूँ जी, नीमिया खान से। जी जी, बताइए अल्ताफ साहब, क्या सवाल है? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था कि मेरा बच्चा ना 8 माह का है। ठीक है। जब से पैदा हुआ है ना, उसे खांसी की प्रॉब्लम है, वो खांसी नहीं उसकी ठीक हो रही। तकरीबन 20-25 डॉक्टरों को ना मैंने चेकअप करवा लिया। ठीक है। तो वो ठीक नहीं हो रहा। कभी कहते हैं जी उसके छाती में इन्फेक्शन है, बलगम है, आज तक वो ठीक नहीं हुआ। उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा, 5.8 kg है अभी तक, 10 माह से ना, अपना 10 नवंबर से। ठीक है। इसके बारे में डॉक्टर साहब से कुछ पूछ लें, अगर कोई उसकी खांसी का इलाज वगैरह। 8 माह का बच्चा है और कांस्टेंट खांसी है, तो दे आर नॉट श्योर कि क्या है। अच्छा, देखिए इसमें अगर 8 माह से उसको मुसलसल खांसी हो रही है, और अगर उसको खांसी तमाम तर दवाइयों के बाद नहीं हो रही, तो आप किसी अच्छे एक पीडियाट्रिक सर्जन को भी उसको दिखाएं अपने एरिया में, कि अगर किसी किस्म का कोई ट्रेकिया के अंदर कोई मसला ना हो। ठीक है। या ये मालूम करें कि कोई ऐसा रिफ्लक्स तो नहीं है कि जी आप जो दूध पिलाते हैं वो वापस आके सांस की नाली में चले जाता है, जिसकी वजह से ये खांसी या छाती का इन्फेक्शन मुसलसल हो रहा है। एक्सरे, ये एक चेस्ट एक्सरे तो करवाएं, चेस्ट एक्सरे तो करवाएं। ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को सबसे पहले सिंपल चीज़ों को रूल आउट करें, उसके बाद किसी सीरियस चीज़ की तरफ आएँ। तो बेसिकली ट्रेकिया जो सांस की नाली है उसके अंदर कोई मसला हो सकता है, या फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ उसमें ट्रेकियोमैलेशिया भी हो सकता है कि ट्रेकियल जी उनका जो ट्रेकिया जो है वो मुकम्मल तौर पे वो बना हुआ ना हो या कुछ वो हो, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाएं और किसी सही मॉलिज को दिखाएं,
और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इनके टेस्ट हो सकते हैं। अच्छा, हार्ट का कनेक्शन भी हो सकता है इसके साथ, क्योंकि जब कॉन्स्टेंटली हार्ट प्रॉब्लम हो, और जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो है, जो दिल में सुराख वाला है, उसका भी तो इसी तरह की प्रेजेंटेशन बिल्कुल हो सकता है। इसमें एकोकार्डियोग्राम ज़रूर करवाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों में जो बहुत कॉमन है वो देखें, हार्ट के जो 4 चेम्बर्स हैं, ऊपर के 2 चेम्बर्स में सुराख होना कोई मतलब रेयर बात नहीं होता है, और ज़्यादातर केसेस में खुद बंद भी हो जाता है ये। तो इसमें करें, क्योंकि अगर 8 माह से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा तो इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो बेसिकली आपने दिल का भी मुआयना कराना है, देखना है कहीं पे कोई मिक्सिंग तो नहीं हो रही, उसको बंद कराना है, और नहीं तो ट्रेकिया का जो आपकी सांस की नाली है उसका देखना है, और ये भी देखना है कि कहीं, जैसे पहले आप मेंशन कर रहे थे इसोफेजियल फिस्टुला जो है, कि कहीं वो जो है सांस की नाली आपकी खाने की नाली से जुड़ी हुई भी नहीं है, और अगर ये सारा कुछ भी क्लियर हो जाता है तो फिर एस्थमा के लिए भी मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि कहीं बच्चे को दम्मा या एस्थमा का या एलर्जी का इशू तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे उसके साथ भी आते हैं। हम जिस बात पे कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, जो हम कह रहे थे कि हर्माफ्रोडाइट या जिस बच्चे के अंदर जिनसी दोनों चीज़ें मौजूद हों। जी देखें, इसमें बहुत ज़रूरी है कि इनका सबसे पहले जेंडर का जो है वो तयन कर लिया जाए, कि ये एक तो होता है ना कि आप दिखने में कैसे हैं और आपका अंदर से कैसा जो जीन है, तो जी एक जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब ये मालूम होगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि इनकी जेंडर असाइनमेंट हो जाए। अगर फर्स्ट करें कि कोई अंदर से यानी उनकी बनावट जो है वो फीमेल है, तो उसको जेंडर असाइन कर दी जाए फीमेल, और उनकी अगर किसी किस्म की कोई सर्जरी ज़रूरत हो, उसमें बाद में ऐसा होता है कि उनके टेस्टिस भी होंगे और वो भी होंगे, ओवरीज भी होंगी, तो फिर टेस्टिस को निकाल दिया जाए, और अगर वो जेनेटिकली फ़ीमेल हैं तो उनको एज अ फीमेल उनकी परवरिश की जाए। ठीक है। और ये सारा कुछ आजकल मुमकिन है। ठीक है ना, इनको छोड़ देने से या कहीं पे डाल आने से मसला हल नहीं हो जाता। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही यूज़फुल जो है मतलब पार्ट ऑफ सोसाइटी बन सकते हैं। इनको ना धुतकारना चाहिए, ना कोई अबैंडन करना चाहिए। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत ही अहम इसलिए है क्योंकि देखिए, हम लोग खुद मर्द या औरत XX या XY क्रोमोसोम के साथ होते हैं, तो जब उनका जीनोटाइप पता कर लिया जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई वो जेनेटिकली या क्या है, और उसमें फिर जो भी उनके डिफरेंसेस हैं ऊपर से फिजिकली, वो आप सर्जन से, हार्मोन से और सर्जन से फिक्स करा सकते हैं, ताकि आइंदा के लिए उनको माशरी तौर पर भी ये जो जितने वो मसले हैं, गुनाह है, सब कुछ है, उससे आप बचाया जा सके, और बजाय इसके कि हम चीज़ों को आउटराइटली रिजेक्ट करें, क्योंकि बाकी तो जहनी फतूर है, ये वाकई जहनी फतूर नहीं है, ये एक फिजिकल इशू है जिसको हम डिस्कस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आते हैं बच्चों के एक और बहुत बड़े कॉमन प्रॉब्लम को। इन्होंने खांसी कहा, तो बच्चों में टॉन्सिलाइटिस बहुत होता है, टॉन्सिल्स का बड़ा मसला होता है, तो गला खराब, कान खराब, ये खराब, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, टॉन्सिल जो है ये एक यूज़फुल चीज़ है। इसमें एक मुसलसल इन्फेक्शन अगर रहे तो उसको निकाला भी जा सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन निकालने का नहीं है। ठीक है। सबसे क्यों ये यूज़फुल क्यों है कि इसके इम्यूनिटी में एक इसका अमल दखल है और इसकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। टॉन्सिल्स मतलब कुव्वत मुदाफ़ियत में हेल्प करता है। कुव्वत मुदाफ़ियत में इसका बहुत बड़ा एक रोल है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप ये देखें कि सबसे पहले तो बेशक आप किसी ENT सर्जन से इसको कंसल्ट कर लें, वो बेहतर है। लेकिन अगर फर्स्ट करें कि किसी को मुसलसल 2 सालों से ऐसा हो कि 3 महीने ऐसा हो कि जिनको यानी 2 साल मुतवातिर 3 महीने ऐसे गुजरे हर साल जिसमें ये इनको टॉन्सिलाइटिस रहे, तो सूज जाएं और लाल रहें, उसके अंदर पीप पड़ जाए, ये सारा कुछ तो पास हो जाए, तो उसमें इनको ENT वालों से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। उसका इसलिए कि ये बच्चा ना ठीक से सांस ले सकता है, ना रात को सो सकता है, ना कोई खाना या कोई लिक्विड को निगल सकता है। ठीक है। तो इस सारे उससे बचने के लिए, और अच्छा इससे फिर आपके कानों का भी वो बंद होना शुरू हो जाता है। जी, कान भी बंद होना शुरू हो जाता है। तो एक किसी क्वालिफाइड ENT सर्जन के पास ज़रूर जाएं और उनको डिसाइड करने दें कि इनको निकलवाने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरत है कि नहीं है। एडेनॉइड्स हैं, आपके नेज़ल पॉलिप्स हैं, ये सारा कुछ ENT के अंदर ही बिल्कुल उनके अंदर आता है। और दूसरा ये कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में एक कल्चर ये होना चाहिए कि जो आदमी जिस चीज़ का माहिर है उसको वो चीज़ें भेजी जाएँ, वो पेशेंट्स भेजे जाएँ, सब कुछ खुद करने की कोशिश ना करें। एग्जैक्टली हमें भी अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना कि हम किसके, फॉर एग्जांपल जैसे एनेनकेफेलोसील है और वो सारा कुछ है, जब आपका मेनिंजोमायोसील है या फिर आपकी स्पाइन में जो नहीं डेवलप होता वो, तो उसमें फिर आपने न्यूरोसर्जन के पास जाना है। आइस का है स्ट्रैबिस्मस, तो फिर बिल्कुल इसी उसमें मैं ये कहूँगा कि देखें, एक ज़माना था जबकि एक सर्जन हुआ करता था और वो सर से पैर तक हर चीज़ किया करता था।
अब बहुत ज़माना आगे आ गया है, ठीक है। अब हर चीज़ का अलग स्पेशलिस्ट है, इनकी ट्रेनिंग, इम्तिहान, हर किस्म की जो चीज़ है वो अलग है। इन सब लोगों ने अलग अलग इम्तिहान पास किए हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ अभी भी ये हो रहा है कि छोटे से बच्चे को किसी जनरल सर्जन के पास ले जाते हैं जिनको 1 घंटे की भी ट्रेनिंग नहीं है बच्चों को ऑपरेट करने की। तो मैं ये कहूँगा कि आप जिस इलाके में भी हैं, आपके इलाके में ज़रूर पीडियाट्रिक सर्जन्स होंगे और अपने बच्चों को पीडियाट्रिक सर्जन्स के पास ही लेके जाएं जिनका ये काम है सुबह शाम का। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टांग है, अगर टांग में कोई इशू है, टांगे टेढ़ी हैं या अंदर की तरफ जो है वो आपके दोनों पैर हैं या बाहर की तरफ दोनों क्लब फुट है, तो उसमें किस डॉक्टर के पास वो जाएं? ऑर्थोपेडिक के पास ही लेकर जाएं या पीडियाट्रिक सर्जन? देखिए, पीडियाट्रिक सर्जन के पास लेके जाएं। बहुत सारे लोगों के अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है ना। और बहुत से ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ऐसे हैं जो कि बच्चों के फ्रैक्चर्स और बच्चों के जो लिम्ब के जो डिफेक्ट्स हैं उनको वो डील करते हैं। जैसे क्लब फुट क्या आपने बताया, क्लब फुट का हो गया, या पैदाइशी तौर पे जो हिप डिसलोकेशन होती है, और इसको जल्दी ठीक करा लेना, इसको जल्दी ठीक करवाना चाहिए जब बच्चा मतलब चंद हफ्तों का हो, क्योंकि इनके भी मराहिल में इनकी सर्जरी होती है, बहुत सारे स्टेजेस में होती है इनकी, और ये करेक्टेबल है, सबसे पहली बात है। और देखिए हमारे यहाँ कितने लोग डिफॉर्मिटी के उसमें होते हैं, बेचारे व्हील चेयर्स पे होते हैं, क्रचेस पे होते हैं, चल नहीं पाते। उनको अगर पता होता कि आप वक्त पे अगर ये सर्जरी करेक्टिव करा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल करेक्टिव है, हाँ। बिल्कुल। और मैंने जो सील की जो हम बात कर रहे थे, जो न्यूरो सर्जन के डोमेन में आता है, ये भी करेक्टेबल है सारे? ये भी करेक्टेबल है। और उसमें देखिए करेक्टेबल ये से लोग सुनने वाले ये होंगे कि शायद ये 100% ठीक हो जाता है, सर को 100% या उसमें ये सारी जो सर्जरीज है ना, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसमें डिपेंड करता है कि ये मरीज़ का अपना कैसा वो है, आपका मौलिज कैसा है, आपका जो डिफेक्ट है वो किस नौइयत का है, उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें जो उसका स्पाइनल कॉर्ड का जो वो है किस लेवल तक जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है। उसी हिसाब से फिर आगे वो होगा, क्योंकि वहीं से नर्व्स निकल के या ब्लैडर में जा रही होती हैं या लिम्स में जा रही होती हैं। तो बाज़ लोगों को, बच्चों को बाज़ को पेशाब का कंट्रोल नहीं होता, स्टूल्स का कंट्रोल नहीं होता, लिम्स का कंट्रोल नहीं होता। वो सब मुनसर है कि वो कहाँ तक जाके ख़त्म हो गई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे तो उसको कहा जाता है ना कि रीढ़ की हड्डी पे फोड़ा है या रीढ़ की हड्डी पूरी तरह बनी नहीं है, और उसकी वजह से फिर ना वो पेशाब कर पा रहे हैं, ना बड़ा पेशाब कर पा रहे हैं, तो उसको फिर वो कंट्रोल करके उसको रिपेयर किया जाता है। किया जा सकता है। उसमें बहुत कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ पॉसिबल है, और बहुत कामयाब रिजल्ट्स भी हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें आप किसी पीडियाट्रिक सर्जन या किसी न्यूरो सर्जन के पास आप ज़रूर लेके जाएं उनको, ठीक है। तो एक और हम बात करते हैं, हमने कॉमनली बात की जैसे बच्चों के, आपने कहा कि वो गले का मसला हमने डिस्कस किया, बाकी टांगों का भी डिस्कस किया, सर का भी हो गया। तो हम वैक्सीनेशन पे आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है वैक्सीनेशन को लेके। थोड़ा सा आप बताइए कि हमारे यहाँ ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, इसके रीजंस क्या हैं, और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और वैक्सीनेशन माँ से शुरू होकर बच्चे तक क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये नहायत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो 5 साल से कम उम्र बच्चे पाकिस्तान में उनकी जो डेथ का रेट है वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में। ये नहायत अफसोस की बात है, और इसमें रीज़न ये है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि बहुत सारी बीमारियां बच्चों की, जो नौमौलूद बच्चों की हैं, वो इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, और इनकी हिफाजती टीके जो हैं वो नहायत ज़रूरी है। चाहे वो पोलियो हो, काली खांसी हो, हेपेटाइटिस हो, रोटा वायरस हो। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तो जो है ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो बच्चों के इन्फेक्शंस हैं जो कि प्रिवेंट किए जा सकते हैं, वो उनको क्योंकि पता नहीं होता, तो लोग उस तरह से एहतियात नहीं करते। और ये मैं समझता हूँ कि हर बच्चा पाकिस्तान का, चाहे जिस इलाके में भी हो, उनको ये वैक्सीनेशन लगना लाजमी है, ठीक है। आप थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे कि कौन से वैक्सीनेशन जो है मैंडेटरी हैं? जैसे एट बर्थ होता है, फिर 3 मंथ है, फिर 6 मंथ है, फिर 1 ईयर है, राइट? देखिए, बर्थ के ऊपर जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, BCG जो है वो बर्थ के ऊपर लाजमी है, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस लाजमी है, ठीक है। उसके बाद फिर DPT है, जो डिप्थीरिया, पर्टेसिस और टेटनस का जो है ये लाजमी है, ठीक है। अच्छा, आप निमोनिया का वैक्सीन जो है वो लाजमी तो नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें लोग अफोर्ड कर सकें, ज़ाहिर है कि महंगा होता है, लेकिन इससे भी बहुत सारी जानें बच सकती हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए तो सब कुछ है, और MMR, मीज़ल्स और रुबेला और ये सारा कुछ है, ये मम्स, ये जो है ये भी बहुत लाजमी है।
तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई शहर होगा जहाँ पे ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये वैक्सीन नहीं पहुँचाई होंगी। अब इसका फ़ायदा उठाना ये हम लोगों का काम है कि हम बच्चों को लेकर जाएँ। इसमें प्लीज़ बच्चों को इससे महरूम ना रखें। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे थे कि माँ की न्यूट्रिशन भी किस कदर ज़रूरी है, जब माँ की न्यूट्रिशन होगी तो एक कॉलर भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं जी गजनफर बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी बताइए। मैंने सवाल किया था, आपने कहा मैं कनेक्ट कर रही हूँ, मिले अभी तक मिला नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं आई। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपसे बात नहीं की, लेकिन बताइए। जी जी। अच्छा, वही मैं पूछना, हाँ मेरा नाम गजनफर बात। जी जी पूछिए, सवाल कीजिए। सवाल ही हो रहा है, सवाल कीजिए। मैं सवाल ये कह रहा था, बात बच्चों के ना घुटने चलते हुए घुटने आपस में रगड़ खाते हैं, तो अक्सर फौज वगैरह में वो रिजेक्ट होते, मेडिकल होता तो ठीक है, उसकी क्या रीजन है और किस तरह ठीक हो सकते हैं? ठीक है, ओके। घुटने रगड़ खाते हैं, जी, वो नॉक नीज कहते हैं। वो उस हवाले से पूछ रहे हैं कि जब फौज में जाते हैं तो एक मेडिकल चेकअप होता है, और अगर नॉक नीज हो तो उनका ये मानना है कि वो ठीक से शायद भाग नहीं सकते। फ्लैट फुट को भी वो रिजेक्ट फ्लैट फुट को भी रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है कि उसमें एक बाय बर्थ कुछ लोगों के जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। अच्छा। तो उसका वो इस तरह से कोई इस तरह का सच्ची बात है, कोई ऐसी सर्जरीज नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्लैट फुट का ये है कि अगर जब बच्चा बहुत छोटा हो और फ्लैट फुट अगर दिख जाए तो उसमें वो सिलिकॉन के आर्चेस बन जाते हैं, और वो आर्चेस से वो क्योंकि उस वक्त जो बोन्स हैं वो ज़रा नरम होती हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल जी। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में लास्ट टाइम एक कायरोप्रैक्टर आए थे। अच्छा, मैं कहने वाला था कि यहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद में कायरोप्रैक्टर्स। तो वो कायरोप्रैक्टर्स जो हैं बेसिकली जो फिक्सेशन के जरिए, मतलब मैनुअल फिक्सेशन और कुछ एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी के जरिए या ब्रेसेस के जरिए आपको कुछ, यानी बगैर ऑपरेशन के उनको थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है। मोल्ड किया जा सकता है, यानी ये नहीं कि उनकी कोई उम्मीद ही नहीं है, इनको बहुत कुछ मोल्ड किया जा सकता है। वो बच्चों को उस तरह की चीज़ें पहनाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए वो उम्र ना हो जाए जिस वक्त फौज में जाने वाला हो। बिल्कुल कि अगले महीने फौज में जाना है और अभी वो नहीं, बचपन उसको बचपन में करवाना, बचपन से ही मोल्ड करें भाई उनके दिमाग को भी और उनकी बॉडी को भी, कि वो बात मानने के आदी हो जाए, फिर वो फौज में जा सकते। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे इसकी बच्चों की, और आप बात कर रहे थे हम वैक्सीन की सारी, तो थोड़ा सा ना न्यूट्रिशन के ऊपर आते हैं, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन आपने कहा बहुत कॉमन है। तो बच्चे की एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू बचपन से लेके आपने क्या डाइट उसकी रखनी है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें ताकि लोगों को पता हो। जी। अच्छा, बच्चे की पैदाइश से पहले माँ की न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेशक हमारा शोबा नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और कुछ नहीं तो कम से कम फोलिक एसिड तो ज़रूर वो खाएँ, और उसकी वजह से बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं बच्चों के वो होते ही नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों की न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा ये है कि ज़ाहिर है कि ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा तो कोई ज़्यादा वो है नहीं इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। और नौ मौलूद बच्चे में आप उसको कम से कम 8 to 12 फीड्स अ डे, 8 to 12 दफ़ा आपने पिलाना है भाई, बस बच्चे को दूध ही पिलाते रहना। एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम अली रजा खान है, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मेरे बच्चों में एस्थमेटिक प्रॉब्लम है जी, तो ये काफी देर से चल रही है जी। तो मैं मेडिसिन खिला के थक गया हूँ, कभी इनहेल करता हूँ, कभी माइटिका की गोली देता हूँ, और ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास भी जा चुका हूँ। तो ये रात के टाइम खांसी शुरू होती है और खत्म नहीं होती, और ये एहतियात भी बहुत करते हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि चॉकलेट ना खाएं, कुछ ना खाएं, तो बच्चे कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा था कुछ आप इसमें गाइड कर रहे ताकि हम कुछ कर सके, क्योंकि दवाइयाँ एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और रोज कितने महीने 4-4, 6-6 महीने देनी पड़ती है हमें दवाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी, अस्थमा है इनके बच्चों को, फेमिलियल है, मेरा ख्याल है सारे बच्चों को है। अच्छा, ये बिल्कुल बहुत इन्होंने इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो काफ़ी बच्चे आते हैं हमारे पास भी इस तरह के। ये एस्मा जो है ना, बाज़ बच्चों में टेंडेंसी ज़्यादा होती है एस्मा डेवलप करने की, और उनको एक्जिमा की स्किन की भी होती है, जिनको साथ ही होती है, जिनको हम थोड़ा सा एटोपिक इंडिविजुअल्स कहते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि एज़मा का जो अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे जो है इन एज़मा को आउटग्रो कर जाते हैं, यानी 12 साल की उम्र तक जो है। अब इसमें अनवा अक़साम की दवाइयाँ मौजूद हैं। मैं ब्रांड नेम्स का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं आपके शो पे इस वक्त बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो
एज़मा को जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं ना, जो कि एक पूरा एक साइकिल है, जो चीज़ें रिलीज़ होती हैं और उनके अगेंस्ट दवाइयाँ मौजूद हैं। आप यकीन माने चंद साल पहले तक ये दवाइयाँ नहीं थी। इवन मेरे बेटे को एज़मा, तो उस ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं थी और अब तो ये दवाइयाँ मौजूद हैं और आप इनको दे सकते हैं, जिसमें नेबुलाइज़र भी शामिल है। लेकिन एक चीज़ जो कि इतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं है और वो है नेबुलाइज़र, सॉरी वो है ह्यूमिडिफायर। जी, वो तो बहुत ह्यूमिडिफायर अगर आपके कमरे में हो तो आप सब लोग ह्यूमिडिफाइड एयर बिल्कुल वो इनहेल करेंगे और उससे जो है आपके एयरवेज जो हैं वो खुले रहेंगे। बेसिकली बहुत सही बात है। एंटी हिस्टामिन्स का उन्होंने जिक्र किया, वो भी अच्छा है। मॉन्टेल्यूका जैसे आप कह रहे हैं कि बास्ट सेल स्टेबलाइजर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन माइटिका की गोली जो आप कह रहे हैं वो 1-2 दफ़ा नहीं देनी होती, वो कंटिन्यूसली देनी पड़ती है। और जैसे उन्होंने कहा ह्यूमिडिफायर बहुत ज़रूरी है, और ह्यूमिडिफायर नहीं है तो हीटर के ऊपर पतीला रख लें जिसमें से कि पानी वेपर जो है वो आपके स्टीम होता रहे। ड्राई नहीं होने देना, डस्ट नहीं होनी चाहिए, एनिमल्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा वुलन चीज़ें इस्तेमाल मत करें जिससे कि आपके फाइबर्स वगैरह जो है वो है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दें जिसके अंदर क्लियर फ्लूइड, सूप्स और वगैरह जो है वो दिए। एक और चीज़ जो इनके फायदे के लिए वो ये है कि एक चीज़ होती है ट्रीटमेंट और एक होता है प्रिवेंटर। हाँ, और तो प्रिवेंटर जो है वो 2-3 महीने ऐसे, जैसे अभी जो महीने आने वाले हैं ना, फरवरी और मार्च में, ये इसमें सब पोलन का काउंट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो उसमें प्रिवेंटर वाला जो वो पफ है ना, पफ वो जी, तो इनहेलर हो गया और आपका नेबुलाइजर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान अंसारी। आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा स्क्वीज हो गया, आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।